नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंसुरेशन के सेकंड लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेंसुरेशन के जो भी बेसिक फिगर्स हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या फिर हमारे जो भी साइड बुक्स के क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के टाइम में, आज के डेट में हम लोग जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को साथ में लेके चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चंस को चूज किया है। 15 क्वेश्चंस को यूज करके हम लोग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एसेस द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड आउट करना है विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जो इसके सारे एंगल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसका लेंथ जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ जो है इसका वो 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है ब्रेथ या विड्थ वो आपकी जो है 5 सेंटीमीटर है। ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको इसका पेरीमीटर बताना हो, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर ये वाला साइड आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला साइड भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए इसको नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी डी। ए बी अगर आपका 10 सेंटीमीटर होगा तो सी डी भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। बी सी अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो ए डी भी आपका 5 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि इसमें प्रॉपर फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है 10 है, बी या फिर ब्रेथ या फिर विड्थ वो आपकी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पे आपको 5 लिख लेना है। टोटल आ जाएगा यहां से बच्चों 2 इंटू 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15। दैट मीन्स दिस विल बिकम 30 सेंटीमीटर। मैंने आपसे लेक्चर में पहले ही बोल चुका हूं, पुराने लेक्चर में, कि जो भी आपका यूनिट दिया है आपको उस यूनिट को हमेशा यूज करते रहना है। अगर आपका लेंथ है तो वहां पे सेंटीमीटर होगा, अगर आपका एरिया है तो वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिक द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड अप्लाई टू अ ट्रायंगल विथ अ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास कोई भी एक बेसिक ट्रायंगल है, ठीक। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमारा बेस है वो 6 सेंटीमीटर है, जो हमारा बेस है वो 6 सेंटीमीटर है और जो हमारा हाइट है वो हमारा कितना दे रखा है, ये है आपका 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसके पहले हमें क्या बोला है, क्रिटिक द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसके लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा। इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर लेना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस आपका कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एरिया के केस में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलके क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखिए 2 से 6 को आपने कट कर लिया तो ये बन गया 3, 8 3 जा 24, ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल,
ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Now come to the third question. Our third question is analyze the relationship between the diameter and circumference of a circle for a diameter of 10 centimeter. जैसा कि हमें पता है डायमीटर और रेडियस में जो रिलेशन होता है, डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन होता है बच्चों? वो होता है d इज इक्वल टू 2 टाइम्स r। मतलब ये कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। तो यहां से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमारा दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा रेडियस आ जाएगा यहाँ से बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या? रेडियस। अब हमें इसी रेडियस को लेके एक सर्कल क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, 5 सेंटीमीटर का लाइन को ड्रॉ किया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कंपास का यूज करके हमने क्या किया? एक सर्कल को ऐसे क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा परफेक्ट सर्कल नहीं है, बट आप इसको सर्कल ही समझिए जिसका रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फॉर अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी डायमीटर दे रखा है, डायमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर है, और जो हमारा रेडियस सॉरी सर्कमफ्रेंस आएगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कल का, वो होता है 2 पाई r। याद रखिएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई r। क्या होता है बच्चों? 2 पाई r। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी सर्कमफ्रेंस की 2 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 5 टू जा 10, तो ये हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। अब चाहे तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? पाई की वैल्यू रख सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 होगी, तो यहां से आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कोई यहां पे रिलेशन की बात करे तो d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा सा और नीचे करके समझ लेते हैं। डायमीटर और उसमें क्या डिफरेंस होता है डायमीटर और सर्कमफ्रेंस में? तो d इज इक्वल टू कितना होता है? 2r। और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें, सर्कमफ्रेंस की तो ये होता है 2 पाई r। कितने का डिफरेंस है बच्चों? सर्कमफ्रेंस में पाई का मल्टीपल है और डायमीटर में ओनली 2r है। ठीक है, और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। मतलब ये कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? circumference is equal to diameter मल्टीप्लाई बाई पाई। पाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? डायमीटर में, तो हमें क्या मिलेगा? सर्कमफ्रेंस। तो बच्चों सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? यही रिलेशन होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर इंटू पाई। तो ये भी याद रखिएगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, ये भी एक आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। ये आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन गया, और यही रिलेशन हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सेस हाउ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम चेंजेस इफ इट्स हाइट इज डबल गिवन अ बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पैरेललोग्राम, ये हो गया आपका हाइट, मान लीजिए कि एक हाइट जो है h1 है, और बेस आपका कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। बेस आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सेकंड पैरेललोग्राम आपको क्रिएट कर लेना है। सेकंड पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन है? सेकंड पैरेललोग्राम का कंडीशन ये है कि जो h2 है यानी कि सेकंड हाइट है, उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन ये है कि बेस आपका सेम है, 8 सेंटीमीटर ही है, बेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट जो आपकी हाइट है वो आपकी चेंज हो गई है, वो हो गई h2। और कंडीशन क्या कह रहा है कि h2 जो है वो h1 का 2 टाइम्स है, h2 जो है वो h1 का 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं h2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
H1। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसका एरिया क्या होगा बच्चों? इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। बेसिक है, इसका फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। आपको मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर। हाइट आपका कितना हो गया? हाइट हो गया आपका h1। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 8 इंटू h1। ठीक है, और सेकंड की बात करें, एरिया ऑफ सेकंड पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सेकंड पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू h2। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक कंडीशन बता रखा है, h2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स h1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 2 टाइम्स h1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16h1। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? assess the area of a parallelogram changes, ठीक है, if its height is doubled। तो याद रखिएगा, जब भी यहां पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैरेललोग्राम में जो हाइट h1 है और यहां पे सेकंड वाले में जो हाइट h2 है वो जस्ट इसका डबल है, तो एरिया में भी कितना चेंजेस आया? जस्ट डबल हो गया। फर्स्ट पैरेललोग्राम में जो एरिया आया है वो आया 8h1, और यहां पे अगर हम सेकंड वाले में देखेंगे तो हमारा कितना एरिया आया है? 16h1, जो कि जस्ट डबल है किसका? फर्स्ट पैरेललोग्राम का। तो आप यहां पे डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर हाइट में, किसी भी पैरेललोग्राम में हाइट में जिस रेशियो में चेंज आएगा, उसी रेशियो में उस पैरेललोग्राम का एरिया में भी चेंज आएगा। ठीक है, ये बेसिक है इसका पैरेललोग्राम का, कि अगर हम हाइट को डबल करेंगे तो जो एरिया होगा वो भी डबल हो जाएगा, या अगर हम बेस डबल करेंगे तो बेस के साथ साथ आपका एरिया भी डबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दो ही फैक्टर हैं, हाइट है और बेस है, बेस है और हाइट है। अगर हाइट डबल होगा तो आपका एरिया भी डबल हो जाएगा, या अगर बेस डबल होगा तो भी आपका डबल हो जाएगा एरिया। तो ध्यान से समझिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि आपका बेस भी डबल कर दिया गया है और हाइट भी डबल कर दिया गया है, तो याद रखिएगा डबल का जो डबल होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इसके लिए आपको हमेशा जो इसका बेसिक फॉर्मूला है पैरेललोग्राम के एरिया का, वो आपको याद होना चाहिए। बच्चों, क्या है पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। ठीक है, इंटू मतलब मल्टीप्लाइड बाय। ठीक, चलिए चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन। देखते हैं ये 5th क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ साइड्स मेजरिंग 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सीधी बात है भैया कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट साइड जो है वो मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और थर्ड साइड जो दे रखा है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो शॉर्टर साइड है, जो सबसे छोटा साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो थोड़ा सा मतलब बीच का है वो आपका 7 है, और जो सबसे लंबा है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। इसके पेरीमीटर की बात की गई है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको और कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे इसके जो तीनों साइड्स हैं उनको ऐड कर देना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो क्या आ जाएगा? 10 प्लस 5 प्लस 7, 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, दिस विल बिकम 7 प्लस 5 12 प्लस 10 22 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन ट्रायंगल का, कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसके तीनों साइड्स को कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आपको फाइंड आउट होके उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एकदम बेसिक हैं। इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, इन्हीं बेसिक फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, जिससे कि आपको मेंसुरेशन के बेसिक्स में कहीं कोई दिक्कत ना आए। और अगर किसी भी बच्चे का अगर बेसिक आपका तैयार है
तो ये याद रखिएगा, एडवांस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बच्चों चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकली इवैल्यूएट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक सर्कल फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल हमें क्रिएट करना है। ये हमने सर्कल क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये भी आपका परफेक्ट सर्कल नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको परफेक्ट सर्कल समझ के चलिए। हम चाहे तो यहां से बना भी सकते हैं, ये रहा हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, हम प्रोटेक्टर का यूज कंपास का यूज करके एक सर्कल बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जरूरत की नहीं है। जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हमें एक प्रॉपर डायग्राम को बनाना होगा बिना प्रोटेक्टर का यूज किए। मतलब क्या होगा इसमें कंस्ट्रक्शन में कि हमें प्रॉपर तरीके से ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एक फिगर बनाना होगा, वो कंस्ट्रक्शन है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट सर्कल को तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल एक सर्कल बना लिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है, जिसका रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही बता रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई इंटू आर स्क्वायर। मतलब ये कि रेडियस का स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन बाई पाई, ठीक, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं इसकी वैल्यू, रेडियस ऑलरेडी कितना दे रखा है बच्चों, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये मान लीजिए सेंटर है तो इसको ओ से डिनोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द गिवन सर्कल आ जाएगा पाई इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 समझा 49, ये हो जाएगा 49 पाई। और याद रखिएगा एरिया का हमेशा यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में आएगा। तो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, और किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 7th क्वेश्चन होने वाला है। इवेल्युएट द एरिया ऑफ रोम्बस विथ डायगोनल्स मेजरिंग 12 एंड 16 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ये आपको रोम्बस की बात की गई है बच्चों, ये आपका रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की क्या क्वालिटी होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में बताया था। रोम्बस की क्वालिटी होती है कि इसके चारों साइड जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, चारों साइड जो होंगे इसके इक्वल लेंथ के होंगे, और इसके जो आमने सामने के एंगल्स होंगे वो आपके इक्वल एंगल होंगे, इक्वल एंगल होंगे, ठीक है, इक्वल मेजरिंग एंगल होंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि रोम्बस है, 90 डिग्री पे तो फॉर्म होगा नहीं। रोम्बस की क्या क्वालिटी है कि वो पैरेललोग्राम की ही तरह होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम की ही तरह होता है, बस इसमें एक क्वालिटी ये होती है कि इसके चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक डायगोनल फॉर्म किया और एक डायगोनल ये फॉर्म किया। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये दोनों डायगोनल जो हैं वो एक बड़ा है तो एक छोटा है, ठीक। ये वाला डायगोनल बड़ा है, ये वाला डायगोनल छोटा है। तो बड़े वाले डायगोनल का जो साइज दे रखा है वो दे रखा है आपका 16 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। और छोटे वाले डायगोनल का जो साइज दे रखा है वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। याद रखिएगा हमेशा अगर आपसे साइड ऑफ द रोम्बस पूछा तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, मैं आपको यहाँ पे एक बार और रिमाइंड करा देता हूं कि इसके जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल इन मेजरिंग होते हैं, ठीक है, इक्वल ही होते हैं। ये मान लिया 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये अगर 120 है तो ये भी 120। ये तो बेसिक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो इसके दोनों डायगोनल फॉर्म होते हैं, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। 90 डिग्री पे कट करेगा तभी आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए
अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे तो हो ही गया, क्योंकि सारे के सारे एंगल क्या है 90 डिग्री पे है। अब अगर एक साइड पूछ दिया गया तो अब देखिए, साइड पूछ दिया गया तो आपको पूरे डायगोनल का साइज पता है, यहाँ पे आपको पूरे डायगोनल का साइज पता है। तो मैंने रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी बताई थी आपको, जो शायद आपको याद होगी या होनी चाहिए, कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये कि अगर ये 12 सेंटीमीटर है और ये वाला डायगोनल इसको कट किया है तो बराबर भाग में बांटेगा, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये वाला जो डायगोनल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए बेस हो गया, ये आपका अगर हाइट हो गया तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, यहां से यहां तक आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे 100 आएगा, 100 को रूट में डालेंगे तो आपका साइड लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर। ये तो काफी आसान है, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि जब भी रोम्बस का क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये आपको दे देगा और एंगल दे देगा। अब एंगल दे दिया, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बड़े ही आसानी से आप डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए खैर, यहां पे देखते हैं कि हमारे पास दोनों डायगोनल है, हमसे एरिया ऑफ द रोम्बस पूछ लिया है। एरिया ऑफ द रोम्बस मैंने आपको बताया था बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बच्चों D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये कि फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाइड बाई सेकंड डायगोनल एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट डायगोनल का लेंथ है वो आपका है 12 सेंटीमीटर, सेकंड डायगोनल का लेंथ है आपका 16 सेंटीमीटर, और इसको आप करेंगे डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, 16 को हमने कट किया, 8 आया, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इसका प्रॉपर आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका प्रॉपर एरिया ऑफ द रोम्बस। चलिए चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन, एनालाइज हाउ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वेरीज। ट्रायंगल का एरिया जो है वो किस तरीके से बदलेगा, किस कंडीशन में। पहले कंडीशन देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन इट्स बेस एंड हाइट। मतलब ये कि बेस और हाइट को जब हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से बदलेगा। भाई सीधी बात है, हाइट को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पे पहले देख लीजिए, गिवन अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एनालाइज हाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन इट्स बेस एंड हाइट, गिवन अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर। जब ये कट होगा तो ये हो जाएगा 2, तो दैट विल बिकम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमने बेस को चेंज किया हाइट से और हाइट को चेंज किया बेस से, तो अगर बेस को इधर लिख दें और हाइट को इधर लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा फॉर्मूला में। और जब फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बेस को इंटरचेंज कर दे हाइट से और हाइट को इंटरचेंज कर दे बेस से, तो क्या इससे कोई ट्रायंगल के एरिया में फर्क पड़ रहा है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो सेम ही होने वाला है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी आपका सेम ही आएगा। लेकिन क्या हो अगर हमने क्या किया, हाइट को कांस्टेंट कर दिया, हाइट को कांस्टेंट कर दिया। मतलब ये कि हाइट का जो वैल्यू है वो हम ना बढ़ा रहे हैं ना ही घटा रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब जो है उसकी वैल्यू फिक्स है। और बेस जो है, बेस को हमने क्या किया, डबल कर दिया, बेस को डबल कर दिया। बेस की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो बेस को हमने बढ़ा के 20 सेंटीमीटर कर दिया। तो याद रखिएगा जब भी इसकी वैल्यू डबल होगी तो जो एरिया होगा वो भी डबल हो जाएगा। जब भी बेस जो होगा हाफ होगा तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ हो जाएगा। किस कंडीशन में,
जब आपका हाइट कांस्टेंट होगा तब, ठीक है। और वैसे ही सेम यही होगा। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। जब हम बेस को कांस्टेंट कर देंगे, जब हम बेस को कांस्टेंट कर देंगे और हाइट को डबल करेंगे, एरिया डबल हो जाएगा। और बेस को कांस्टेंट रख के अगर हम हाइट को हाफ कर देंगे तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज दे रखा है चेंजेस इन इट्स बेस एंड हाइट, मतलब ये कि अगर दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे चेंज के बजाय इंटरचेंज लिखता तो शायद ज्यादा बढ़िया होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक वैल्यू को हम दूसरे वैल्यू से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेंजेस के बजाय इंटरचेंज लिखना चाहिए था इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल अगर इसने चेंजेस लिखा है तो मैंने उस चेंजेस के बेसिस पे आपको जो अदर चेंजेस हो सकते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि हाइट को कांस्टेंट रखेंगे, बेस को डबल करेंगे या हाफ करेंगे, बेस को कांस्टेंट रखेंगे, हाइट को डबल करेंगे या हाफ करेंगे। तो उसमें क्या है कि बेस डबल किया, मान लीजिए हाइट कांस्टेंट रखा, बेस डबल किया, एरिया डबल हो गया, बेस हाफ किया, एरिया हाफ हो गया, लेकिन हाइट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक साथ हाइट और बेस दोनों वैरी करने लगे, एक साथ दोनों वैरी करने लगे, तो वहां पे कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए कि हाइट आपका 3 टाइम्स हो गया, हाइट आपका 3 टाइम्स हो गया और बेस आपका 5 टाइम्स हो गया, तो वहां पे जो एरिया होगा ये मान लीजिए 5 टाइम्स हो गया और ये जो हो गया हाइट हो गया आपका 3 टाइम्स हो गया, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा, 5 इंटू 3, 15 टाइम्स आपका एरिया जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या, अगर अभी 20 आया है तो जो अगर 15 टाइम्स कितना हो जाएगा बच्चों, 20 इंटू 15, दिस विल बिकम 300 टाइम्स 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। अगर आपने बेस को 5 गुना और हाइट को 3 गुना बढ़ा दिया तो जितने भी पॉसिबल कंडीशन है मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा, बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन इतना मतलब देखा जाए तो आता नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव पर्सन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके क्वेश्चंस में मैंने नोटिस किया है कि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि अगर हमने बेस को 5 टाइम्स कर दिया, हाइट को 6 टाइम्स कर दिया, 10 टाइम्स कर दिया, तो टोटल कितना एरिया में रेशियो में चेंज आएगा, तो वही रेशियो हमें यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 5 है और 3 है, 5 3 15, 15 रेशियो 1 का आंसर वो आ जाएगा, 15 गुना हो जाएगा एरिया में, ठीक है। तो बस याद रखिएगा आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो जो जितने भी हार्ड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने पहले भी अभी बताया है जस्ट। सर्कमफ्रेंस होता है आपका 2 पाई आर, तो इसका बेसिक आंसर हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं था। चलिए चलते हैं आगे। Evaluate the dimension of a required for a rectangle to have a perimeter of 24 centimeter and its length is twice its width। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा नहीं बहुत ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है बच्चों, टोटल पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और आपसे लेंथ और विड्थ पूछा है, लंबाई और चौड़ाई, और कंडीशन क्या दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। क्या है, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2 गुना है, तो L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेथ लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेथ लिख सकते हैं। ये है हमारा बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और फॉर्मूला क्या कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का,
2 टाइम्स L प्लस B इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। अब एक काम करिए, ये मान लीजिए हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करिए, पुट द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2। मतलब ये कि इक्वेशन 1 से L की वैल्यू उठा के आप क्या करिए, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2b। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं 2 टाइम्स L की जगह पे आ जाएगा 2b प्लस b इज इक्वल टू 24। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 2 टाइम्स 2b प्लस b, ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 24। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई 3 2 जा 6 टाइम्स b आ जाएगा आपका 6 टाइम्स b इज इक्वल टू 24। दिस इज इंप्लाइज दैट b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 4। ठीक है, b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए b की वैल्यू तो आपकी आ गई, इसी b की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमको L की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब एक काम करिए, फिर से आप इसको लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो b की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, L इज इक्वल टू 2 टाइम्स b की वैल्यू है बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ये काफी इजी क्वेश्चन था। सही मायने में देखा जाए अगर आपको इक्वेशंस बनाने आते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा याद रखिएगा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बेसिक तरीके से इसको शॉर्ट ट्रिक यूज करके फटाफट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 9th और 10th का पेपर दे रहे हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आए हैं, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है बल्कि सब्जेक्टिव में दे रखा है, तो सब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से प्रॉपर लिखना पड़ेगा ताकि टीचर आपके क्वेश्चन और आंसर से सेटिस्फाई होके आपको प्रॉपर मार्क्स दे सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या लिखना होता है? गिवन। क्योंकि याद रखिएगा चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में हो, चाहे दुनिया के किसी बोर्ड में हो, वहां पे बच्चों मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है? स्टेप मार्किंग। तो आपको स्टेप्स को टीचर के सामने अच्छे तरीके से रखना है ताकि अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं या किसी वजह से आपका आंसर गलत आ जाता है तो आपके स्टार्टिंग के दिए हुए स्टेप्स की वजह से आपको उसके कुछ मार्क्स मिल सके। जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने स्टेप से स्टार्टिंग के 5-10 स्टेप अच्छे कर दिए और लास्ट के 10 स्टेप आपने गलत कर दिए। कोई भी एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है, प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह आपने माइनस कर दिया, कुछ भी कर दिया तो आपका आगे का तो गलत हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के अगर 10 स्टेप्स आपके सही हैं तो याद रखिएगा आपको हाफ मार्क्स, मतलब ये कि 10 में से 5 नंबर आपको मिल सकता है। तो इसलिए स्टेप मार्किंग की होने की वजह से आपके सिस्टम में, आपके एजुकेशन सिस्टम में स्टेप मार्किंग होने की वजह से आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे ज्यादा मायने रखता है बच्चों प्रेजेंटेशन। एक चीज समझिए, आप ढाबे पे जाते हैं खाना खाते हैं, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां भी खाना ही खाते हैं, ढाबे पे आप कभी भी जाएंगे तो हो सकता है कि आपको घरेलू फूड मिल जाए, मतलब घर पे जैसे बनता है खाना उस तरीके का मिल जाएगा, बट वहां पे जो प्राइस होती है कम होती है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, प्राइस किस चीज का होता है? पहली चीज तो ये है कि वो फास्ट फूड या फिर अलग तरीके से फूड बनाते हैं, दूसरा वो प्रेजेंटेशन का भी पैसा लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां पे भी प्रेजेंटेशन अच्छा होगा वहां पे चार्जेस बढ़ेंगे, वहां पे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन कॉपी में अच्छा है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन तो आप नॉर्मली सॉल्व कर ही दोगे। अगर आपने अच्छे से मैथ पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। टीचर के भी ऊपर है, आपके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे उसको अगर नहीं समझ में आया या थोड़ा सा ऑड लगा
तो वो आपको 10 नंबर के बजाय आपको 8 नंबर दे देगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन गड़बड़ होने की वजह से। और ये सबसे बेसिक चीज है, आपको याद कर लेना है। पहला स्टेप गिवन, मतलब ये कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसको आपको लिख लेना है। गिवन मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी थी कि पेरीमीटर जो है आपका वो आपका कितना है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा चीज क्या दे रखा था कि जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ब्रेथ है। ये दो गिवन कंडीशन इसमें हो गए। फिर उसके बाद इसमें क्या लिखना होता है, टू फाइंड। टू फाइंड मतलब ये कि आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो इसमें फाइंड क्या करना था, पहला हो गया आपका लेंथ, सेकंड हो गया आपका ब्रेथ, और कुछ भी नहीं है। लेंथ और ब्रेथ यही दो चीज आपको फाइंड करना है। अगर विड्थ लिखा है तो आप यहाँ विड्थ लिख दीजिएगा, अगर ब्रेथ लिखा है तो आप ब्रेथ लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यानी लंबाई और चौड़ाई। अब थर्ड स्टेप होता है इसमें बच्चों क्वेश्चन में, वो होता है बच्चों सॉल्यूशन। सिर्फ यही दो स्टेप आपको लिखने की वजह से अगर आपने क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व नहीं किया है तो भी 10 में से आपके 1 या 2 नंबर आ जाते हैं बड़े ही आराम से। हो सकता है कि कोई भी बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो रहा हो, वो ये 2 नंबर पा के पास हो जाए, ठीक है। क्योंकि सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, जरूरी तो है नहीं कि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में वीक होते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप वीक हैं, आप हमारे चैनल पे आइए, आप प्रॉपर स्टडी करिए। आपको जहां से जहां तक कोई भी दिक्कत आती है आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, या मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर अपने इस पे चैनल पे डाल के दे दूंगा, आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में मैथमेटिक्स घुसता ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको मैथ्स में पास होने का एक बेहतर तरीका भी बताऊंगा, जिससे कि आप मैथ में कम से कम लटके तो नहीं। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आएगी तो याद रखिएगा मैं एज अ टीचर आपके लिए हमेशा खड़ा हूं, ठीक है। चलिए चलते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now this is our 11th question. Assess the impact on the area of a rectangle if both its length and width are increased by 50%। मतलब ये कि किसी भी रेक्टेंगल के विड्थ यानी कि चौड़ाई और लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को अगर 50% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज बाई बोला है, इंक्रीज की बात किया है, तो इंक्रीज बाई मतलब 50% अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितने चेंजेस आएंगे, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मान लीजिए कि आपका एक रेक्टेंगल है छोटा सा, ठीक है, जिसका L लेंथ है और B ब्रेथ है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका L इंटू बी। ये तो सबसे बेसिक हो गया। चलिए, अब अगर इसके लेंथ को बढ़ा दिया जाए, लेंथ को 50% बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को भी 50% बढ़ा दिया जाए, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, लेंथ में कितने चेंजेस आएंगे। बेसिक लेंथ हमने कितना ले रखा है, वो है L। तो अगर 50% बढ़ाया जाए तो L प्लस 50% मतलब कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा L/2। इंक्रीज किया गया मतलब हमें ऐड करना है। ब्रेथ में भी हमें सेम करना होगा, B प्लस B/2, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ आ जाएगा 3L/2 और यहाँ पे ब्रेथ आ जाएगा 3B/2। अब यहाँ पे एरिया कितना आएगा बच्चों, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ कितना है 3L/2 और ब्रेथ कितना है 3B/2। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जा रही है 9B/4। मतलब ये कि हम इसमें क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए रेक्टेंगल 1 है, ये आपका रेक्टेंगल 2 है। तो रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 में आपका क्या रिलेशन बनेगा, रेक्टेंगल 1 का जो एरिया है वो L इंटू बी है और रेक्टेंगल 2 का जो एरिया है वो रेक्टेंगल 2 का जो एरिया है 9B/4 है। 9B इंटू LB होगा, LB/4। अब देखिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगल 2 एरिया
ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू 9/4 L इंटू बी। L इंटू बी को क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9/4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। ठीक है, तो यही होगा बच्चों रिलेशन किसमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 से एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 में। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज इक्वल टू 9/4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। यही हमें यहाँ पे रिलेशनशिप बताना था। ठीक है, क्या इंपैक्ट आया? 9/4 टाइम्स हो जाएगा, और कोई अनदर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। 50% हमेशा याद रखिएगा 1/2 होता है। 25% की अगर बात की जाए तो 1/4 होगा। अगर 75% की बात किया जाए तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया गिवन द बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे इसको लिखना चाहिए था राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल है, तो ध्यान से समझिएगा। राइट ट्रायंगल की बात की गई है। ठीक है, इसका बेस कितना दे रखा है बच्चों? 6 सेंटीमीटर बेस दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। हाइट आपका कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो ये आपको 10 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए खैर, यहाँ पे बात किया गया है क्या? एंड कैलकुलेट इट्स एरिया गिवन द बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। हाइट आपका है 8 सेंटीमीटर। कट किया, ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं ये आपको लिख देने होंगे कि यहाँ पे भैया आपका एक बेस होगा। जैसे देखिए ट्रायंगल के 3 साइड्स 3 वर्टिसेस, इसमें से एक एंगल का 90 डिग्री होना कंपलसरी है। ठीक है, ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर एक का जो साइड है वो 6 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का बाय पाइथागोरस थ्योरम उसका आपका साइज जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस इतना ही आपको लिखना होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आपको पता है कि d इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14/2 दैट विल बिकम 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमें मिल गया कि डायमीटर का अगर वैल्यू है 2 टाइम्स r, मतलब ये कि डायमीटर जो है रेडियस का दोगुना होता है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो है फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। दिस विल बिकम, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 7 जा 49 पाई लिख सकते हैं, या फिर आप पाई की वैल्यू उठा के इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों हमारा प्रॉपर आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। Given the length of a rectangle is 8 centimeter and the width is 3 centimeter. Calculate the perimeter. सेम सॉल्यूशन होगा 2l plus b। इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा बच्चों कि इसका पेरीमीटर क्या आएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? 14th क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं,
8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन फिर भी आप इसको प्रॉपर मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आपके हिसाब से क्या आंसर आया है। तो ये है बच्चों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ सर्कल्स रेडियस इज हाफ, मतलब ये कि सर्कल के रेडियस को अगर हाफ कर दिया जाए, हाउ डज दैट इट इफेक्ट्स इज एरिया, मतलब ये कि ये सर्कल के एरिया को क्या इफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि अगर सर्कल 1 की बात की जाए जिसका रेडियस है r, सर्कल 1 का रेडियस क्या है, रेडियस वो है आपका r1, क्या है r1 है, ठीक है। सर्कल 1 का रेडियस r1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल 1 इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। और सर्कल 2 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो रेडियस है उसको हाफ कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो अगर हम सर्कल 2 के रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ सर्कल 2, रेडियस ऑफ सर्कल 2 जो होगा वो r1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 2 क्या होगा, वो हो जाएगा पाई। अब देखिए r का स्क्वायर होगा तो जब रेडियस चेंज हो गया r1/2 हो गया तो r1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये कि सर्कल 1 का जो एरिया होगा और सर्कल 2 का जो एरिया होगा वो 1/4 हो जाएगा। क्या होगा 1/4, मतलब ये कि सर्कल 1 का एरिया अगर आपका 15 आया या 16 आया तो एरिया ऑफ सर्कल 2 क्या हो जाएगा, जस्ट 1/4 हो जाएगा। तो 16 का 1/4 कितना होगा बच्चों, 16 का 1/4 कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे हम 16 को तो वो हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमसे कंडीशन पूछा गया है कि अगर पहले वाले सर्कल का अगर हमने रेडियस को हाफ कर दिया तो उसके एरिया में कितना फर्क पड़ेगा, तो एरिया जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4। अब इसमें एक आगे क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द न्यू एरिया इफ द ओरिजिनल रेडियस वाज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये कि पहले का रेडियस अगर r1 आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर तो r2 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, r2 मतलब ये है कि जो सेकेंड रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि जस्ट हाफ हो जाएगा r1 का, जस्ट हाफ। तो ध्यान से देखिएगा, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल is 4, then the radius of second circle या another circle will be halved, halved मतलब आधा हो जाएगा, that is 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो मान लीजिए आपका ये रेडियस आ गया। अब हम क्या करेंगे, देन द एरिया ऑफ another circle will be यहां पे इक्वल टू करके लिखिएगा पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट विल बिकम 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों इसका प्रॉपर आंसर, ठीक है। आप स्टेटमेंट जो है वो अपने हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि प्रॉपर सर्कल जो है, फर्स्ट सर्कल जो है उसका रेडियस अगर r है तो सेकंड सर्कल का जो रेडियस होगा वो r/2 हो जाएगा।
इसमें कहीं और कुछ भी एक्स्ट्रा करने और सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, और इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप इसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो। लेकिन अगर आप मेरे समझाने के बाद भी अगर उस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को एक बार और अलग तरीके से आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप दूसरा मेथड भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीख सकें। Evaluate the two different methods to find the area of a circle and discuss their pros and cons। ठीक, ध्यान से समझिए। हमें एरिया जो है फाइंड करने का, सर्कल के एरिया को फाइंड करने का हमें दो मेथड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चों? हमको बेसिक पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, हमें पता है। अच्छा, आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? d/2 लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, दूसरा मेथड भी इसमें हो सकता है। अब देखिए, सीधी बात है भैया कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल में दो ही चीजें होती हैं, या तो रेडियस है या तो डायमीटर है। या तो रेडियस है या तो डायमीटर है। हमारे पास दो ही चीजें हो सकती हैं, डायमीटर है तो रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस है तो डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। यही सर्कल का सबसे बेसिक गिवन होता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, हमारे पास रेडियस है और इस फॉर्मूला को हम डायमीटर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ, ये आपका सर्कल होना चाहिए था, मैंने गलती से ट्रायंगल लिख दिया है, ये हो जाएगा सर्कल। ठीक, फिर उसके बाद आप इसको भी सर्कल लिख लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई, आर की जगह पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? d/2, यानी कि तो इसको आप लिखेंगे d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपको वैल्यू मिल जाएगा पाई d²/4। ये हो जाएगा आपका सेकंड मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें सीधे सीधे लिखा है कि किसी एक सर्कल का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब अगर बात किया जाएगा, बोला गया कि सर्कल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे, अगर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो आप रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होगा? d/2 होगा। दैट मींस 4/2 वो आपका आएगा 2 सेंटीमीटर। उस 2 सेंटीमीटर को आपको यहां पुट करना होगा। ठीक, तो पाई इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास सेकंड मेथड भी अवेलेबल है, डायमीटर के फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो क्या आप उस डायमीटर की वैल्यू डायरेक्टली यहां पुट नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। इसी वजह से हमेशा जब भी आप पढ़ाई करिए तो अपना आंख और दिमाग और कान सारी चीजों को खोल के स्टडी करिए, ताकि अगर आपको सेकंड फॉर्मूला भी डिराइव करने का मौका मिले तो आप खुद से उसको डिराइव कर सके। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप उससे दूसरा फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन मिला, अचानक से मिला, मैंने क्या किया? ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से तैयारी करके आया हूं, बस मुझे बेसिक आता है। अगर किसी भी बच्चे को बेसिक आता है, मैं हमेशा से आपको एक ही चीज कहते आ रहा हूं कि आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है मैथमेटिक्स पे, सिर्फ आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपके बेसिक्स मजबूत हैं तो आपको एडवांस में कोई हरा ही नहीं सकता है। ठीक है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए।
आपका बेसिक में क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आपने डी बाई 2 पुट किया और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अगर हमें यहाँ पे डायरेक्टली डायमीटर की वैल्यू 4 पुट करनी हो और एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो बहुत आसान है, डी की जगह आपने क्या किया, 4 पुट कर दिया, तो 4 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट इसका भी आंसर आ गया। 4 पाई इस केस में भी आया था, 4 पाई इस केस में भी आया है, दोनों के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। याद रखिएगा, अगर आपने तरीका चेंज किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो उसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तरीका बदल देने से या रास्ते बदल देने से मंजिल नहीं बदल जाती है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपको मंजिल हमेशा फिक्स करके चलना है कि आपको पहुंचना कहाँ है। हाँ, जरूरत पड़ने पे आप रास्ते बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने घर की बात अगर करूं, मैं इंदिरा नगर में रहता हूं, ठीक है, मुझे पैडलेगंज जाना है। हो सकता है कि आपके लिए ये दोनों जगह अनजान हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे अपने घर से कहीं जाना है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम पहले रास्ता है, एक रास्ता है, वो रास्ता बंद है किसी भी वजह से या वो रास्ता टूट गया है तो मैं उसी रास्ते को चूज करूंगा। अरे भाई, हमारे पास 10 रास्ते और हो सकते हैं, लेकिन मेरी मंजिल क्या है, पैडलेगंज, मुझे पैडलेगंज पहुंचना है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी मंजिल फिक्स होनी चाहिए, आपका आंसर फिक्स होना चाहिए। अगर आपके रास्ते चेंज हो गए, आपके फॉर्मूला चेंज हो गए, तो भी आपका जो मंजिल है, जो आपका आंसर है, वो फिक्स होना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों हमारे मेंसुरेशन की क्वेश्चंस की क्लास। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के थ्रू और साइड बुक्स के थ्रू बताएंगे, तो उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आप बेसिक्स के अलावा कुछ और हार्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। और अगर आपको अपने पर्सनल क्वेश्चन में, आपके अपने किताब से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूंगा। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाया जाए, या तो रील के माध्यम से, या फिर अगर सिंगल क्वेश्चन है तो रील के माध्यम से उसका सॉल्यूशन आपके पास जाएगा। अगर काफी सारे क्वेश्चन है तो उन सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो आपको ऐसे प्रॉपर क्लास में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।